तो यहाँ पर फिज़िक्स की दो पार्ट्स में है, एक तो ये है पार्ट 1 और एक दूसरा पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से एक तो चैप्टर नंबर 1 है फिज़िकल वर्ल्ड। फिज़िकल वर्ल्ड में सिर्फ ये बताया गया है कि फ़िज़िक्स को अलग से पढ़ने की ज़रूरत क्यों, ठीक है। क्योंकि अभी तक आप जैसे पढ़ते आए हैं 8th में 9th में 10th में जो आप पढ़ते आए हैं, तो आप कॉमनली एक सब्जेक्ट आपने साइंस पढ़ा है बस, ठीक। अब फिज़िक्स अलग, केमिस्ट्री अलग और बायोलॉजी अलग। तो ये तो एक ऐसा चैप्टर है कि कहानी की तरह कि फ़िज़िक्स में ऐसा अलग क्या है, फ़िज़िक्स ऐसा खास क्या है, फ़िज़िक्स में किस किस चीज़ पर ध्यान देना पड़ता है। तो ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता, कोई क्वेश्चन बनता भी नहीं है, ठीक है। इसकी जो जैसे NCERT का पैटर्न होता है कि चैप्टर के बाद में एक्सरसाइज होती है, तो इसकी कोई एक्सरसाइज भी नहीं है इसमें, तो ये सिर्फ आपके पढ़ने के लिए है। फिर मेन चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट होता है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में ये अच्छे से समझाया गया है, मीटर को सेंटीमीटर में, किलोमीटर को सेंटीमीटर में, और आपका माइक्रोमीटर क्या होता है, मिलीमीटर क्या होता है, गीगामीटर, मतलब बड़ी बड़ी और छोटी से छोटी यूनिट्स, उन यूनिट्स के बारे में। मेजरमेंट ये कि जैसे हम ये बोल देते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, 9th क्लास में पढ़ा होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड 330 मीटर पर सेकेंड। तो ये सब कुछ कैलकुलेट कैसे करा गया, लाइट को चलते हुए किस तरह से देखा हमने, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट निकाली कैसे जाती है, निकाली इस तरह से जाती है कि सुबह सुबह सनराइज़ हुआ तो सूरज से रोशनी आई, और रोशनी अर्थ तक कैसे पहुंची, तो सूरज से अर्थ तक का डिस्टेंस कैसे निकला। सूरज तक जाना तो मुश्किल है, जाना तो मुश्किल है, कोई जा ही नहीं पाया। वही वो चंद्रयान था ना, उसमें मतलब मून तक तो गए थे, लेकिन सन तक नहीं जा सकते। सन तक जाने में प्रॉब्लम ये है कि वो इतनी हीट जनरेट करता है कि वहाँ तक कोई स्पेसशिप उसके कई लाख किलोमीटर दूर तक ही वो पिघल जाएगा, क्योंकि हीट उसकी कोई रेसिस्ट नहीं कर पाएगा सन की। तो वहाँ से सन से और अर्थ तक का जो डिस्टेंस है वो निकाला कैसे गया, तो उसके डायरेक्ट मेथड्स नहीं है, उसके इनडायरेक्ट मेथड्स हैं। हम लोग दर्शन करने जाते हैं वैष्णो देवी, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें चैप्टर में, ठीक है। पहला वाला जो चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला, तो उसमें हम जैसे वैष्णो देवी दर्शन करने चले गए, तो अपने कहा अरे भाई थकान हो गई, बहुत ऊपर तक चढ़ाई थी, बहुत ऊंचा पहाड़ था, ठीक है। वहाँ पर आप देखेंगे भी उस पर लिखा रहता है, बीच बीच में जब हम लोग घूम घूम कर जाते हैं तो बीच बीच में लिखा भी रहता है कि हाइट फ्रॉम द सी लेवल, हिंदी में लिखा रहता है समुद्र तल से ऊंचाई, ये लिखा रहता है। वो कैसे निकाला, तो क्या कोई मेजरिंग टेप लेकर गया था, वो उसको नापता चला गया। और अगर हम सब इसकी बात करेंगे पहाड़ की, तो पहाड़ इस तरह से होता है, ऐसे ये होती है इसकी शेप, ऐसे। तो ये मतलब ये तो खैर मैंने ज़्यादा ही कुछ इस तरह से बना दिया, ऐसे थोड़ी है कि हम यहाँ से ऐसे चढ़ते हुए जाते हैं, मतलब काफ़ी फैला हुआ होता है। तो धीरे 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 हम चढ़ते हुए जाते हैं, सड़क बना रखी है उसमें। तो हाइट जो होती है, हाइट इज़ अ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन लेंथ होती है। तो वही यहाँ से लेकर और यहाँ तक की मेरे को हाइट अगर निकालनी है, तो उसके लिए तो मुझे इस पहाड़ की खुदाई करनी पड़ेगी, और खोद खोद कर मुझे यहाँ पहुँचना पड़ेगा, यहाँ पर मेरे को मेजरिंग टेप लगानी होगी, ठीक है, और यहाँ से ड्रिलिंग करके ऊपर तक मेजरिंग टेप को ले जाना पड़ेगा। तो ये इररिलेवेंट मेथड है, गलत है ना। कोई पहाड़ को खोद कर नीचे थोड़ी पहुँचेंगे, हमको पहाड़ की स्ट्रेट लाइन लेंथ निकालनी है, तो स्ट्रेट लाइन लेंथ हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से निकालते हैं। होता सिर्फ ये है कि हमें बार बार ये मन में सवाल आता था कि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ क्यों रहे हैं 10th क्लास में, लेकिन 11th क्लास में इसमें पहले वाले चैप्टर में एक पैरालैक्स मेथड होता है। एक बड़ा अजीब सा खेल होता है कि हमारे हाथ में कॉइन है, और हम उस कॉइन को सन की तरफ या मून की तरफ करते हैं, और कुछ ऐसे एडजस्ट करते हैं आगे पीछे करके कि वो छुप जाए, ठीक उस कॉइन के पीछे। होता है ऐसा। अब अगर आंखों से देखते हैं तो हमें लगता है कॉइन की शेप का दिखाई दे रहा है, मून इस टाइप छुपाता हूँ उसको, कॉइन से छुपाता हूँ, हाथ से छुपाता हूँ, चलो ठीक है। तो वो जो होता है ना, वो एक एंगल पर सेट करते हैं उसको, तो दैट एंगल इज कॉल्ड पैरालैक्स एंगल। उसकी हेल्प से हम बहुत दूर दूर तक के डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है पहले वाला। उसके बाद जो चैप्टर है दैट इज़ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन जो आप 9th क्लास में कर चुके हैं। मोशन था ना, उसमें ये आपका वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वो वाला चैप्टर है। फिर मोशन इन अ प्लेन, ये आपके लिए बिल्कुल नया चैप्टर है। मोशन इन अ प्लेन में आप वेक्टर्स कैसे होते हैं, स्केलर्स कैसे होते हैं, वेक्टोरिकली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वो सब देखेंगे, ठीक है। अभी ब्रीफ रिव्यू दे रहा हूँ पूरे सिलेबस का कि आपको पढ़ना क्या क्या है और किस तरह से पढ़ना है। फिर है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन भी आपने करा है 9th क्लास में, ठीक है। ये समझ लीजिएगा कि 9th क्लास थोड़ी थोड़ी एडवांस लेवल की रिपीट है 11th में, और 10th का रिपीटिशन 12th में। तो लॉज ऑफ मोशन में क्या है, ये भी आपने देखा, लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन,
body continues to be in its state of rest or uniform motion until and unless some external force is applied on it. याद होगा? सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स. ये सेकंड लॉ होता है. इसी से प्रूव करके हम F इज इक्वल टू ma निकाल लेते थे. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. थर्ड लॉ तो सबको पता ही है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. ठीक है, तो वो लॉज ऑफ मोशन. फिर वर्क, एनर्जी एंड पावर. वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. एनर्जी क्या होता है? ये जूल से निकाला जाता है एनर्जी. रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. और आपका पावर. तो ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं 9th में. फिर है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन. अगेन ये नया चैप्टर है. जैसे वेक्टर स्केलर वाला एक नया चैप्टर था, एक ये नया चैप्टर है. फिर ग्रेविटेशन 9th में कराया हमने. ठीक, यहाँ तक 7 चैप्टर्स में ये खत्म होती है वॉल्यूम 1. फिर उसके बाद आ जाती है वॉल्यूम 2. वॉल्यूम 2 आपने पढ़ी ही नहीं है. ये बिल्कुल पूरी तरीके से आपके लिए नहीं है वो. इसमें क्या है? इसमें 7 चैप्टर तो उसमें थे. 8वां चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है. चैप्टर नंबर 8, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. सॉलिड्स की प्रॉपर्टी क्या क्या है? कौन सा सॉलिड ऐसा है जिसे मैं दबा सकता हूँ, कंप्रेस हो सकता है? कौन सा सॉलिड ऐसा है जिसे मैं खींच सकता हूँ? ठीक है, तो इसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे. उसके बारे में मैं अभी ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप समझ भी नहीं पाओगे, क्योंकि नया है, बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट नया है. फिर आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स. फ्लूइड्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं. कोई फ्लूइड ऐसा होता है कि फर्श पर गिरा हुआ है, मैं चल भी रहा हूँ तो कोई बात नहीं, चिपक लग रहा है पैर में बस, लेकिन फिसल नहीं रहा हूँ. ठीक है, अच्छा. और कोई ऐसा है कि अगर पैर पड़ गया तो गिरेंगे ना, आप रुकोगे नहीं, जैसे ऑयल होता है. ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ होती हैं फ्लूइड्स की. ठीक, तो वो फ्लूइड्स की प्रॉपर्टीज़ इस चैप्टर में पढ़ेंगे. फिर आता है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर. ये टेम्परेचर से रिलेटेड है कि कभी सॉलिड्स का टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या असर पड़ता है. ठीक है, और लिक्विड के टेम्परेचर का बढ़ना घटना क्या असर पड़ता है, दैट इज दिस. फिर अगला चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स. थर्मोडायनेमिक्स भी टेम्परेचर से ही रिलेटेड है. थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स वाले चैप्टर है, बिल्कुल अलग है ये चैप्टर. इसमें हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, इन सब के बारे में हमें पढ़ना होगा. फिर अगला चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. इसमें गैसेस के बारे में पढ़ेंगे कि गैसेस जो हैं, गैसेस किस तरह से एक्सपेंड होती हैं, कंप्रेस किस तरह से होती है. कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मीथेन, सीएनजी की गाड़ियाँ होती हैं ना, उसको कंप्रेस करके डाला जाता है, मीथेन. ऐसे ब्यूटेन, आपने भी 10th क्लास मीथेन भी पढ़ा है, आपने ब्यूटेन भी पढ़ा है. ब्यूटेन को कंप्रेस करके वो लाल रंग के जो सिलेंडर आते हैं घरों में, अब तो पाइपलाइन आ गई है ना, वो सिलेंडर आया करते थे पहले लाल रंग के, उसके अंदर ब्यूटेन गैस होती थी. तो वो गैसेस के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सेकंड लास्ट चैप्टर है हमारा ऑसिलेशंस. ऑसिलेशंस में सिंपल पेंडुलम. ठीक है, पेंडुलम है ना, सिंपल पेंडुलम, और आपका स्प्रिंग फोर्स कैसे लगता है वो. और अगला चैप्टर है वेव्स. वेव्स आप जब 9th में थे था, साउंड वेव्स था पढ़ा था आपने? अच्छा, क्योंकि ये 2 साल के लिए बीच में साउंड हटा दिया था सिलेबस में से 9th में. आपने पढ़ा है? तो ये वेव्स वही वाला है. आपकी ट्रांसवर्स वेव्स कैसी होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैसी होती हैं, तो काफ़ी कुछ 9th वाला है. तो आप ये समझ सकते हैं कि इस वाला जो 11th क्लास का जो फिजिक्स है, इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा है. कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जो इसकी इंजीनियरिंग वगैरह की या नीट की प्रिपरेशन करते हैं, तो उनके लिए 11th वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये तो हो गया आपका पूरा का पूरा NCERT. तो NCERT पता नहीं क्यों इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सिंगल पार्ट में नहीं आ सकती थी. ठीक है, तो 2 पार्ट्स में, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2. इसी तरीके से कुछ रिफ्रेशर्स भी आते हैं. रिफ्रेशर्स मतलब कि भाई जैसे मैथ्स में आपने NCERT पढ़ी और RD शर्मा पढ़ ली, या 10th क्लास में आपने NCERT पढ़ी और लक्ष्मी सिंह पढ़ ली. तो उसी तरीके से एक तो ये बड़ी फेमस है, तो ये प्रदीप फंडामेंटल फिजिक्स, नाम सुना होगा. नहीं सुना है तो जब स्कूल खुलेंगे आपकी तो परसों से क्लासेस स्टार्ट है, कल से, और तुम्हारी परसों से. ठीक है, तो एक तो जब जाएंगे ना तो आप सुनेंगे, एक तो ये प्रदीप फंडामेंटल फिजिक्स, तो ये भी वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2. तो ये वही है कि NCERT का वॉल्यूम 1 सारा इसमें है ना, और बहुत ज़्यादा दे रखा है. इसका जो साइज़ है वो ज़्यादा इस वजह से दिखाई दे रहा है कि इसमें नीट सेक्शन भी है, जिनको नीट की प्रिपरेशन करनी है उसके क्वेश्चन सॉल्यूशन सब है. NCERT के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हैं, और साथ साथ जिनको JEE की प्रिपरेशन करनी है उसका भी है. तो सेम इसमें चाहे ये वाली ले लो, ये भी ठीक है. ठीक है, और ज़्यादा पॉपुलर बुक जो है 11th और 12th की जो बच्चे तैयारी करते हैं वो ये वाली ऐसा लगता, नाम सुना हो तो ऐसा लगेगा. ये धनपत राय पब्लिकेशन की, इसमें भी वही वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आती है. मैं जो आपके नोट्स मैंने जो बनाए हैं, मैं आपको सारे हैंड रिटन नोट्स दूंगा, तो आपको स्टडी मटेरियल की दिक्कत नहीं आने वाली. मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, तो उसमें मैंने जो नोट्स बनाए हैं मैंने NCERT और SL अरोड़ा से मिक्स करके बनाए हैं. ठीक है, एक और बुक आती है
ये वाली बुक है, इसको शुरुआत में बच्चे उठाते हैं, HC वर्मा, सुना होगा नाम, HC वर्मा है ना। तो HC वर्मा ये जो है ये JEE की और नीट की जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं ये उसको फॉलो करते हैं। तो इसका मैं आपको बता देता हूँ, बहुत बढ़िया बुक है, शायद मुझे लगता है नंबर 1 बुक इंडिया की यही है, HC वर्मा, और वर्ल्ड वाइड बिकती है, बहुत ज़बरदस्त बुक है, ठीक है। लेकिन क्या है कि जो 11th और 12th में जो चीज़ें पूछी जाती हैं उसके हिसाब से बहुत शॉर्ट में दे रखा है इसमें। तो जो टीचर्स एक्सपेक्ट करते हैं वो काम आपका या तो NCERT से होगा या SL अरोड़ा और प्रदीप से होगा, ठीक है। हाँ, अगर साथ साथ JEE और नीट की प्रिपरेशन करनी है तो फिर इनसे काम नहीं चलेगा, फिर ये उठाना पड़ेगा। फिलहाल मेरे पास इसका सिर्फ वॉल्यूम 2 है, ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम 1 एक लड़का लेकर गया हुआ था, वो शायद आज शाम को ले आया वापस, ठीक। तो ये सारी बुक्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, और जो मैं आपको फिज़िक्स पढ़ाऊँगा तो आप चाहो तो कोई बुक ले लो, नहीं तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं, मैं तो सारे नोट्स आपको खुद ही दूँगा। क्वेश्चंस जो हैं, क्योंकि नोट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो नोट्स में थ्योरी का पोर्शन 3 पार्ट्स में पूरा का पूरा फिज़िक्स डिवाइडेड है। थ्योरी होगा एक, तो थ्योरी में कोई भी जैसे डेफिनेशंस हो गई है ना, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हो गए, वो हो गए। उसके अलावा डेरिवेशंस हैं, डेरिवेशंस जैसे फॉर एग्जांपल इक्वेशंस ऑफ मोशन है तो उनके प्रूफ्स हो गए। ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है तो उनमें भी बहुत सारे प्रूफ्स होते हैं, डेरिवेशंस होते हैं, फॉर्मूलों के डेरिवेशंस, तो वो डेरिवेशंस पूछे जाते हैं। और तीसरा जो है सबसे इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल, हाँ है सबसे इम्पोर्टेंट, लेकिन उसकी वेटेज कम है, 30% पेपर में न्यूमेरिकल्स आते हैं, और आप ये समझ लीजिए कि बाकी के जो 70% है उसमें थ्योरी और डेरिवेशंस ये वाली चीज़ें आती हैं। तो मतलब थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस कर ली फिज़िक्स में, ठीक है। और नोट्स बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, तो इस वजह से मैंने जो न्यूमेरिकल्स हैं वो न्यूमेरिकल्स, जैसे एक टॉपिक ख़त्म हुआ तो न्यूमेरिकल लिख रखे हैं, उसमें सॉल्व नहीं कर रखा, उसको सॉल्व करूँगा और फैल जाते हैं नोट्स। तो सॉल्यूशन में सारा का सारा यही करूँगा आपको, और थियोरेटिकल पोर्शन हम नोट्स में से ही पढ़ कर समझेंगे, और जो डेरिवेशंस होंगे वो डेरिवेशन भी सारे यहाँ पर कराऊँगा, ऑल दो नोट्स में सारे मेंशन हैं डेरिवेशंस, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप साथ साथ मेरे लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो फिर मैं पहले वाले चैप्टर से स्टार्ट कर देता हूँ। फिजिकल वर्ड तो खुद पढ़ लेना, खुद ही पढ़ लेना, व्हाट इज़ फिजिक्स है ना, व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ स्टडीइंग फिजिक्स सेपरेटली, ये सब कुछ है उसमें, और पढ़ लेना, उसमें कुछ नहीं है। एक्चुअली क्वेश्चंस भी नहीं पूछे जाते उसमें, टीचर्स भी नहीं कराएंगे स्कूल, है ना। यहीं से स्टार्ट करता हूँ, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो अभी 1 क्लास 2 क्लास उसमें तो मैं सारा कुछ नोट्स आपको कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको 2-3 दिन बाद नोट्स प्रोवाइड करा दूँगा, तो नोट्स से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिर हर फिजिक्स की क्लास में नोट्स जरूर लेकर आने होंगे। एक तरह से फर्स्ट चैप्टर यही है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसमें जैसे आपकी जब क्लासेस शुरू होंगी ना फिजिक्स की, तो उसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ये कि ये जो होता है ना, जो डेरिवेशंस इसके हम करेंगे, चाहे वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर हो या मोशन का स्ट्रेट लाइन चैप्टर हो, उसमें ना डिफरेंशियल कैलकुलस की और इंटीग्रल कैलकुलस की जरूरत पड़ती है। कैलकुलस सुना थोड़ा बहुत, भी कुछ पढ़ा नहीं है, मैं 5th के बाद आराम ही कर रहा हूँ। तो कैलकुलस होता है, कैलकुलस में क्या है कि बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने के शॉर्टकट मेथड्स हैं। अच्छा, कैलकुलस क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक
क्यूबॉइड दे रखा है। जैसे मान लीजिए हमको एक क्यूबॉइड दे रखा है, ये क्यूबॉइड की लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, और ये हो गई इसकी हाइट, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो इसकी हेल्प से अगर कोई हमको बोले कि इसका वॉल्यूम निकालें, तो आप जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो आज तक हमने क्या करा है छोटी क्लासेस में, 9th में 10th में, आज तक हमने क्या करा है कि हमने देखा है कि लेंथ को, ब्रेथ को, हाइट को मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर कोई क्यूबॉइड है तो उसका वॉल्यूम आ जाता है, ठीक है। और ये भी कैसे बना था कि अगर इसके बेस में देखें तो बेस में एक एरिया बन रहा है रेक्टेंगल में, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया में हाइट को मल्टीप्लाई कर दिया तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या एरिया, तो एरिया में हाइट को मल्टीप्लाई कर दिया तो वॉल्यूम आ गई। सेम कहानी एक सिलेंडर के साथ है। सिलेंडर में अगर बेस में देखें तो क्या बनता है, एक सर्कल, ठीक है। और सर्कल को खींचकर ऐसे लंबा कर दिया, ये एक सिलेंडर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसका जो बेस है, बेस का जो एरिया है वो एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और इसमें इसकी हाइट को मल्टीप्लाई करो। जैसे यहाँ पर बेस का एरिया क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगल था। यहाँ पर बेस में सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर में अगर एच को मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका वॉल्यूम आ गया पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो ये इसका एरिया हो गया, अगेन यहाँ पर भी एरिया इंटू हाइट। तो ये सारी चीज़ें ना अब तक हम लर्न करते आए हैं, ठीक है। अच्छा, और अगर हमको कैलकुलस के बारे में पता है तो कैलकुलस की हेल्प से हम ये सारे फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं कि ये कैसे है। अब कैलकुलस होता है, कैलकुलस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अभी लिखवाऊंगा, फिलहाल हिंट दे रहा हूँ। कैलकुलस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक होता है डिफरेंशियल कैलकुलस, एक होता है इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस को डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस को इंटीग्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, हम कहते हैं ना कि यार ये टीचर अच्छा नहीं है ना, बच्चों के बीच में डिफरेंशिएट करता है। डिफरेंशिएट करने का मतलब कि किसी बच्चे को बहुत अच्छा मानता है, किसी बच्चे को बहुत बेकार मानता है। जो बच्चा बेकार है उसको बहुत बुरी तरह से ट्रीट करता है, जो अच्छा है उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। तो डिफरेंशिएशन मतलब डिवाइड करना। डिवाइड करना मतलब एक डिवीज़न पैदा कर दिया आपने बच्चों के बीच में, बच्चे आपस में चिढ़ने लगते हैं, यार ये अच्छा है ना, इसको मैं बताता हूँ कि अच्छा कैसे, ठीक है। तो बच्चों में आपस में ही झगड़ा होने लगता है। तो क्या है कि डिवाइड करना, तोड़ना, है ना। तो जो तोड़ना है दैट इज़ कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो तोड़ने का मतलब क्या है कि अगर मेरे को एक बढ़िया वॉल्यूम दे रखी है ना, क्यूबॉइड है, तो परफेक्टली मेरे को मालूम है ये स्ट्रेट लाइन लेंथ है, ये स्ट्रेट लाइन टेढ़ी वाली जो लेंथ है ब्रेथ है, और ये जो ऊंची वाली है दैट इज़ कॉल्ड हाइट। तो मेरे को ना एक अजीब सा शेप दे रखा है ऐसे, और ये पीछे को कुछ इस तरह से फैला हुआ है ऐसे। मतलब इसकी कुछ मोटाई भी है और ये आगे को फैला हुआ है, ठीक है। तो आप ये कहेंगे यार इसका वॉल्यूम कैसे निकालूं, ये तो मुझे पता ही नहीं है कि वॉइड है और आपका या सिलेंडर है या स्फीयर है या कौन है, इसके बारे में तो नहीं पता चल रहा। तो हम ये कहेंगे ठीक है, तो जब भी कभी ऐसा अजीब सा वॉल्यूम आ जाए हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, हम ना उसके छोटे छोटे टुकड़े काटेंगे। जैसे एक नेट बना देते हैं, सीधी लाइन, ये जैसे नेट बना देते हैं पूरे पर ऐसे छोटा 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 छोटा, ये हमने स्ट्रेट लाइन्स बनाई वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन्स बनाई ऐसे, ठीक है। और फिर हम ये कहेंगे कि ये जो सबसे छोटा एक टुकड़ा है इसको बाहर निकाल लिया तो इट लुक्स लाइक अ स्मॉल क्यूब, इट लुक्स लाइक अ स्मॉल क्यूब। ये बाहर निकाल लिया, इसका वॉल्यूम निकाल लिया, इसका वॉल्यूम निकाल लिया और फिर काउंट कर लिया कितने ऐसे पीसेस हैं, ठीक है। फिर क्या करा, सबको ऐड कर दिया, सबके वॉल्यूम, ठीक है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट वॉल्यूम आ जाएगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन लगभग लगभग सेम वॉल्यूम आ जाएगा। तो क्या करते हैं, इसको सबसे पहले क्या करते हैं, तोड़ तोड़ कर छोटे 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 पार्ट्स में। तो जो सबसे छोटा टुकड़ा आता है वो कहलाता है डिफरेंशियल एलिमेंट। तो किसी भी बड़े वॉल्यूम को तोड़कर बहुत छोटे वॉल्यूम में, सबसे स्मॉल एलिमेंटल वॉल्यूम में डिवाइड करना इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है, एक बड़ी चीज़ को तोड़ तोड़ कर छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। और फिर वो जो छोटे छोटे टुकड़े आए हैं उन सबको जोड़ जोड़ कर वापस ऐड कर देना, दैट एडिशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, है ना। इंटीग्रेशन हमने सुना है ना कि मतलब
इंटीग्रिटी है हमारी सोसाइटी में, बहुत डाइवर्स तरीके के लोग रहते हैं हमारे पूरे कंट्री में, है ना, और उसके बावजूद भी इंटीग्रिटी मतलब एकता है, यूनिटी है, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ना। तो ये इनका होगा बेसिक मीनिंग। लेकिन यहाँ फिजिक्स में इसकी क्या ज़रूरत है? तो फिजिक्स में हम ये कहेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि मेरे को परफेक्ट शेप्स मिले हर बार, शेप्स अजीबोगरीब मिल सकती हैं। आपने सुना होगा कि ये कहा जाता था, आपने मैथ्स में पढ़े हैं क्वेश्चंस, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपने करा, उसमें आपने देखा कि राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है, ये राइट सर्कुलर बार बार सुना था। ये ऐसा था कि ये सिलेंडर है, नीचे जो सिलेंडर में बनता है क्या बनता है? सर्कुलर पोर्शन होता है, ठीक है, और वहाँ पर एंगल क्या बनता है? 90 डिग्री राइट एंगल बन रहा है कहाँ पर? सर्कुलर पोर्शन में। दैट्स व्हाई दिस इज राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है, क्योंकि सर्कुलर वाले पोर्शन पर राइट एंगल बन रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि हमारे पास ऐसा है कुछ ऐसा, ना तो रेडियस कांस्टेंट है, रेडियस भी चेंज हो रहा है, ये छोटा है, ये कम है, रेडियस ये ज़्यादा है, हाइट भी सीधी नहीं दिखाई दे रही है, और राइट एंगल तो भूल ही जाओ, राइट एंगल तो बिल्कुल नहीं बन रहा है, ठीक है। तो है तो ये भी सिलेंडर, जैसे वो भोंपू होता है, ठीक है, वो उसी तरीके का है ना, वो जो भोंपू बजाते हैं वो बाहुबली टाइप की फिल्मों में, है ना, वैसे ही कुछ दिखाई दे रहा है। तो आप ये देखिएगा कि इसको तो मैं इसका वॉल्यूम कैसे निकालूँ, इसका तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है। तो जहाँ भी कोई अजीब तरीके की शेप्स आनी शुरू होंगी, वहाँ पर हम क्या कहेंगे कि भाई अब मेरे को इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करना होगा, और वो सब जगह लगता है। आपको इनके फॉर्मूले याद नहीं है, कोई बात नहीं, इंटीग्रेशन याद है, इंटीग्रेशन के मेथड्स पता है, डिफरेंशिएशन के मेथड्स पता है, तो आप इन फॉर्मूलों की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। तो मैथमेटिकल की जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस हैं, जो बड़े बड़े एक्सप्रेशंस हैं, उनको तोड़कर छोटे में डिवाइड करना इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, और जो छोटी छोटी टर्म्स हैं उनको जोड़ कर बड़े में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, और छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर बड़ा बनाना, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। देखिएगा हेडिंग डाली डिफरेंशियल कैलकुलस। कैलकुलस और डिफरेंशिएशन अब इसमें लिखे टू स्प्लिट अ लार्ज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन into its smallest form is called डिफरेंशिएशन। लार्ज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को बिल्कुल उसकी छोटी से छोटी बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसके लिए भी कुछ रूल्स लिखा होगा, 1 मिनट वेट करना बस।
लार्ज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है, अब वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसा भी हो सकता है, ठीक है, थोड़ा सा 10th से रिलेट करूँगा और थोड़ा आगे बढ़ाऊँगा फिर उसको, क्योंकि कोई चीज़ आपको बिल्कुल नई ना लगे। जब हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करते हैं ना, तो एक्सप्रेशंस जो हैं, एक्सप्रेशंस मतलब एग्जांपल ले लेते हैं पॉलीनोमियल का, ठीक है ना, तो पॉलीनोमियल ही बेसिकली मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं, नहीं तो मैथमेटिकल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आर पॉलीनोमियल्स, और वो जो पॉलीनोमियल्स हैं वो आपने देखा होगा कि क्यूबिक था, क्वाड्रेटिक था, लीनियर था, लीनियर है तो ax + b बोल दिया, क्वाड्रेटिक है तो ax² + bx + c बोल दिया, इस तरीके से था। तो उसको ना जनरली हम ऐसे कह देते हैं कि लेट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन be y = fx, fx यानी कि फंक्शन ऑफ x। अब ये fx कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर हम ये कह देंगे fx कैन बी ax + b और ax² + bx + c और sin x और cos x एक्सेट्रा, कुछ भी, मतलब किसी भी तरीके का एक्सप्रेशन हो सकता है, लेकिन याद रहे कि उसमें वेरिएबल जो है वो x होगा, ठीक है, जो हमने ब्रैकेट में लिख दिया वेरिएबल वो x होगा। अच्छा, हेडिंग डालेंगे सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन डिफरेंशिएशन, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन डिफरेंशिएशन। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अब कुछ रिजल्ट्स हैं, इन रिजल्ट्स के प्रूफ्स जो हैं वो करने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ज़्यादा डिटेल में बताए भी नहीं जाते। रीज़न ये है फिजिक्स में नहीं बताए जाते, ठीक है, जितने की ज़रूरत होगी बस उतना करेंगे, क्योंकि जो ये डिफरेंशिएशन है ये मैथ्स में बच्चे डिटेल में करते हैं, वो भी 11th में नहीं 12th में, ठीक है। तो मैथ्स वाले बच्चे तो हर एक रूल जो मैं अब लिखने वाला हूँ उन सबके प्रूफ भी देखेंगे, लेकिन फिजिक्स वाले सिर्फ उनके फार्मूले देखते चलेंगे। तो सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन डिफरेंशिएशन, फर्स्ट है dy/dx, ऐसे लिखेंगे d/dx, dy/dx ऑफ c = 0। अब ये dy/dx क्या है? ये dy/dx ऐसे है जैसे हमारे पास dy/dx ऐसे है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक कांस्टेंट है, और मान लीजिए जैसे 30 डिग्री था एंगल 30 डिग्री है, और उसका साइन निकालने के लिए बोला गया, तो आपने करा था कि 30 डिग्री का जो साइन है वो कितना होता है 1/2, ठीक है। ऐसे ही 30 डिग्री का tan निकालने के लिए बोलेंगे तो आप 1/√3 बोलेंगे। तो इसी तरीके से किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जब हम बात करते हैं, जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं तो साइन ऑफ समथिंग, टैन ऑफ समथिंग, कॉस ऑफ समथिंग ऐसे करेंगे। ऐसे ही जब डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो किसी का भी डिफरेंशिएशन अगर मैं करूँगा तो उससे पहले dy/dx लिखा जाता है। dy/dx का मतलब ये क्या है कि उसको तोड़ना, उसको स्प्लिट करना, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, ये उसका मतलब है, ठीक है। तो इसको कहा ये जाता है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। x को क्योंकि मैं वेरिएबल मानकर चल रहा हूँ, आगे जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि x आए, वहाँ पर t भी आ सकता है, वहाँ पर y भी आ सकता है, ठीक है। तो अगर t आएगा तो d/dt लिख देंगे, अगर y आएगा वेरिएबल, ये वेरिएबल इस पर डिपेंड करता है ना कि यहाँ अंदर क्या है, तो अगर y आएगा तो d/dy लिख देंगे उसको। तो dy/dx ऑफ c यानी कि कॉन्स्टेंट का डिफरेंशियल कितना हो गया 0, ठीक है जी, पहली चीज़। दूसरा फॉर्मूला लिखें, अभी इनका एप्लीकेशन देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर लिख लेना कॉमन करके, where
सी वाई इज इक्वल टू सी, मतलब अगर कांस्टेंट है और साथ में वाई दे रखा है, वाई एक दूसरा वेरिएबल है, तो सी कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा, वेयर वाई एंड एक्स आर वेरिएबल्स, वेयर वाई एंड एक्स आर वेरिएबल्स। तो वाई और एक्स यहाँ पर कुछ भी वेरिएबल्स है ना, तो इसको हम बोल देंगे सी इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये हो गया। थर्ड देखिएगा, थर्ड रूल, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन dx of x की पावर n is equal to n x की पावर n minus 1, n x की पावर n minus 1, ये फॉर्मूला है। लिखेंगे d by dx of log x is equal to 1 upon x। हाँ, लॉग क्या होता है मैं अलग से बताऊँगा, लॉग बिल्कुल एक अलग चीज़ है, वो मैं करूँगा। फिलहाल लिख लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। और फिर है डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स। फिर 6 डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स लॉग ए। अब ये ई की पावर एक्स, ये भी बिल्कुल आपके लिए नया टर्म है, फिलहाल लिखिएगा बस, है ना। ई की पावर एक्स क्या होता है, ये एक एक्सपोनेंशियल टर्म होता है, जैसे पाई है ना, पाई को 22/7 बोलते हैं एक्चुअली। अभी तो नहीं, 11th में भी 22/7 चलेगा, ग्रेजुएशन में आप पढ़ेंगे कि ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू होता है 22/7। ऐसे ही जो ई है ना, ई की एक फिक्स वैल्यू नहीं होती है, 1 और 2 के बीच में होता है। और क्यों यूज़ करा जाता है, क्यों इन नई टर्म्स की हमको जरूरत पड़ रही है, वो बताएंगे आपको डिटेल में। फिलहाल सिर्फ इनके फॉर्मूले नोट करें। अगला लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स equal to cos x, and limit d by dx of cos x बंद करो, d by dx of cos x is equal to minus sin x, फिर है d by dx of tan x is equal to sin square x, d by dx of cot x is equal to minus cos x square x, d by dx of sec x is equal to sec x tan x, d by dx of cosec x is equal to minus cosec x cot x। ठीक है, तो ये तो 10-12 फॉर्मूले हो गए डिफरेंशिएशन के। और
उसके बाद 2-3 रूल्स भी हैं, लेकिन उन रूल्स से पहले ये फॉर्मूले अप्लाई करके कुछ क्वेश्चंस करना देखेंगे। तो एक क्वेश्चन नोट करें, फाइंड dy by dx फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। Find dy by dx for the following functions. For the following functions. तो फर्स्ट देखिएगा, ये दे रखा है y इज इक्वल टू, फर्स्ट है y इज इक्वल टू x की पावर 5 प्लस x क्यूब प्लस 10। भी दे रखा है। अब वो कह रहे हैं कि आपको इन फंक्शंस अभी आगे भी और 2-3 पार्ट है, इनका आपको dy by dx निकालना है। तो आप लिखेंगे वैसे तरीका देखिएगा, आप लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू को शॉर्ट में WRT बोल देते हैं। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है। कैसे करेंगे? इधर तो लिख देंगे dy by dx ऑफ y, ऐसे लिखते हैं, ऐसे कहते हैं ना स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर क्या करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। तो dy by dx ऑफ y इज इक्वल टू dy by dx ऑफ x की पावर 5 प्लस x की पावर 3 प्लस 10। तो dy by dx ऑफ y इज इक्वल टू हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू, जब dy by dx करेंगे इसका x की पावर 5 का, तो x की पावर 5 क्या हो गया, x की पावर 5 में क्या फार्मूला लगाएंगे, जैसे कि x की पावर n है, तो x की पावर n का डिफरेंशियल क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5x की पावर 5 माइनस 1, 5x की पावर 5 माइनस 1। तो बीच का प्लस का साइन है, तो बीच में प्लस का साइन है। x की पावर 3 है, ये क्या हो जाएगा 3x की पावर 3 माइनस 1 प्लस 10 है, तो 10 क्या है, कांस्टेंट, इसमें कहीं x वाला टर्म नहीं आ रहा, कांस्टेंट का डिफरेंशियल इज 0, तो प्लस 0। तो x की पावर 5 माइनस 1 क्या हो गया 4, ये होगा 5x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है। और प्लस 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा है, जैसे यहाँ पर ये एक्सप्रेशन है x की पावर 5 प्लस x की पावर 3 प्लस 10, बैठ जाओ कहीं, x की पावर 5 प्लस x की पावर 3 प्लस 10, जैसे ये एक्सप्रेशन दे रखा है। तो पहला वाला एक्सप्रेशन है, उसको मैं देखूंगा कि मेरे पास ये जो फॉर्मूले अवेलेबल हैं इनमें से किसके जैसा दिखाई देता है, तो x की पावर n जैसा दिखाई देता है। तो x की पावर, x तो वेरिएबल हो गया और n क्या है, कोई नंबर। तो x की पावर 5 को क्या बोलेंगे, n x की पावर n माइनस 1, उसका डिफरेंशियल होगा ये, है ना। तो 5x की पावर 5 माइनस 1, तो पहला तो हो गया 5x की पावर 5 माइनस 1 इसका, फिर इसका क्या होगा 3x की पावर 3 माइनस 1, ये हो गया, और लास्ट वाला टर्म प्लस 10, तो 10 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, ठीक है। तो वो 0, इस तरह से ये डिफरेंशियल निकल गया इसका। उसके बाद सेकंड पार्ट देखिए, आपको नोट मत करना है। सेकंड पार्ट है y इज इक्वल टू x प्लस रूट एक्स, y इज इक्वल टू x प्लस रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स।
क्या बोलेंगे, y इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे ढंग से जरा, ये x का मतलब क्या हो गया, x की पावर 1, अंडर रूट x का मतलब क्या होता है, x की पावर क्या 1/2, ठीक है, प्लस ये x की पावर 1/2 है लेकिन डिनोमिनेटर में है, तो न्यूमरेटर में आकर क्या हो जाएगा, x की पावर -1/2। अब कर दीजिए डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट पूरा चाहे ना लिखो, बस डी आई डबल एफ लिख दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, WRT का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 1 प्लस x की पावर 1/2 प्लस x की पावर -1/2, ये हो गया, तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस x की पावर 1/2, ये क्या हो जाएगा 1/2 x की पावर 1/2 -1, देखिए वही वाली चीज़ बन गई। अच्छा, इसको मैंने 1 कैसे लिख दिया, ये भी सुनो जरा, है ना, 1 x की पावर 1 -1, ये ना x की पावर n, तो क्या हो जाएगा n x की पावर n -1, तो 1 x की पावर n -1, ये x की पावर 1/2 क्या हो जाएगा 1/2, ये फ्रंट में आ जाएगा x की पावर 1/2 -1 प्लस, अब n क्या है -1/2, तो -1/2 x की पावर -1/2 -1, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 -1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होकर 0, तो 1 इंटू एक्स की पावर 0 प्लस 1/2 -1 क्या हो जाएगा -1/2, तो एक्स की पावर -1/2 प्लस माइनस इज माइनस -1/2, और जब इसका एलसीएम लेंगे तो 2 1 जा 2, -1 -2 इज -3, एक्स की पावर -3 है, एनीथिंग टू द पावर 0 वो तो 1 ही होता है, 1 इंटू 1 इज 1, ये तो हो गया 1 प्लस 1/2, और ये -1/2 है, इसको नीचे ले आओ, तो एक्स की पावर +1/2 हो गया, -1/2, ये भी नेगेटिव वाली पावर है, इसको भी नीचे ले आओ, तो ये एक्स की पावर 3/2 हो गया। ठीक है, वैसे तो हो गया यहाँ तक, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 प्लस 1/2, एक्स की पावर 1/2 का मतलब हो गया √x माइनस 1/2, एक्स की पावर 3/2 को क्या लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2 का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, ये हो गया 1 प्लस 1/2x माइनस 1/2 √x का क्यूब, √x का क्यूब क्या हो जाएगा, √x इंटू √x इंटू √x, √x इंटू √x इंटू √x यानी कि x √x, 1 प्लस 2x माइनस 1/2x √x, फाइनली डिफरेंशिएट करके ही आता है, समझ गए तीनों चीज, ठीक है। ठीक है, बस ये 2 पार्ट्स कर लीजिए, एक पार्ट और है इसका, वो कराऊंगा, और फिर 3 रूल्स हैं, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल और आपका चेन रूल, तो ये 3 रूल्स जो हैं ये परसों की क्लास में, ठीक है, आज तक, ठीक है, परसों जरा फ्लो में स्टार्ट करते हैं इसको।